तो पिछली क्लास में जो हम लोग बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे हम लोग बीनेट पेयरिंग के बारे में, जिसका हमने सिर्फ अभी थ्योरी पढ़ा था, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा था। क्या है बीनेट पेयरिंग, देख लेते हैं। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जब इंडस्ट्री में एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारा पब्लिक क्लाउड है, एजूर क्लाउड या कोई भी क्लाउड पब्लिक क्लाउड होता है। तो पब्लिक क्लाउड में आप लोग अपने आप को आइसोलेट करने के लिए क्या करते हैं, एक सेपरेट नेटवर्क क्रिएट करते हैं और फिर उस नेटवर्क के अंदर अपनी सारी चीजें क्रिएट कर रहे होते हैं। वैसे ही आपकी तरह और भी कंपनीज अपना सेपरेट नेटवर्क क्रिएट कर रही होगी, ठीक है, और वो भी अपना अपनी चीजें क्रिएट कर रही होंगी। अब अगर इस नेटवर्क में बनी चीजों को यहाँ से बैठ के इस नेटवर्क में बनी चीजों को चीजों पे एक्सेस करना है, कनेक्ट करना है, तो वो पॉसिबल है पियरिंग के थ्रू। ठीक है, मतलब अगर आपको दो नेटवर्क आपस में कनेक्ट करने होते हैं, दो नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना होता है, तो आप लोग क्या करते हो, वीनेट पियरिंग करते हो। पियरिंग मतलब जोड़ना, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ते हो। यही हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे। तो अभी देखता हूँ अगर हमारी वीएम वगैरह चल रही होंगी तो। देखो बिल्कुल चल रही है, ये सेंट्रल वीएम है, ये ईस्ट वीएम है। सेंट्रल वीएम से बैठ के ईस्ट वीएम पे हमें कनेक्ट करना होगा। लेकिन पिछली बार दिक्कत क्या आई थी, दिक्कत ये आई थी कि दोनों की आईपी सेम हो गई थी, नेटवर्क आईपी। ठीक है, ये देखो, ये भी 10.0.1.4 है और ये भी 10.0.1.4 है। तो क्योंकि दोनों में सेम आईपीज हैं, तो इसको ये आपस में कनेक्ट करने नहीं दे रहा है। तो दो नेटवर्क्स अलग अलग होने चाहिए ना, सेम नहीं होने चाहिए, सेम कॉन्फ़िगरेशन का नहीं होना चाहिए, सेम आईपी नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें। तो अब मैं एक और सेपरेट नेटवर्क क्रिएट करता हूँ, उसे कनेक्ट करेंगे। तो इस सेंट्रल वीएम पे हमारे पास पब्लिक आईपी नहीं है। ठीक है, ये सेंट्रल वीएम पे मेरे पास पब्लिक आईपी नहीं है। अब अब मैं देखता हूँ इस पे है क्या, ईस्ट वीएम पे। यार पहले इसको रनिंग करनी पड़ेगी यार, वीएम चल नहीं रही है। 1 मिनट वेट करो, हमारे पास देखो दो नेटवर्क ऑलरेडी हैं। ये क्या हो गया, an error occurred when trying to fetch resource additional data from underlying API that might be helpful। एक सेकंड रुको। ये मशीन को स्टॉप करके डिलोकेट कर दिया गया है। तो क्या लिखा है, डीएलोकेटेड, इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रही थी नॉर्मली। अभी देखते हैं स्टार्ट। तो जो हमारी दोनों मशीन्स है वो अलग अलग नेटवर्क्स में बनी है। हमारा अभी टारगेट क्या है कि ये दोनों मशीन्स एक दूसरे को पिंग कर पाए, एक दूसरे को कनेक्ट कर पाए। वो कैसे पॉसिबल है, जब दो नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होंगे। तो हमें वो दो नेटवर्क्स को ही आपस में जोड़ना है अभी। तो एक बार ये मशीन स्टार्ट हो जाए, फिर मैं दिखाता हूँ करके प्रैक्टिकल।
स्टार्ट। ओके, वीएम्स रनिंग है। अब एक वीएम पे हमने पब्लिक आईपी रखा था ताकि हम उसको कनेक्ट कर पाए, वो ये वाली वीएम है, तो इसको ऐसे ऐसे ही रहने देते हैं। ये प्राइवेट वीएम मुझे डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों को सेम आईपीस मिली हुई है, पहली बात प्राइवेट आईपी 1.4, तो वो इस वजह से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो मैं एक मशीन डिलीट करता हूँ। चलो वीएम डिलीट हो गई। अब ये जो वीनेट है हमें वो भी डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि वीनेट सेम कॉन्फ़िगरेशन का बन गया था। मैं वीनेट पे डिलीट करता हूँ, तो वीनेट पे क्लिक किया, अंदर गया। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है या पिछली क्लास अटेंड करिए तभी आप ये समझ पाओगे जो मैं कर रहा हूँ, वरना समझ नहीं पाओगे। तो अगर ये अभी अभी देख रहे हो तो देख लो, बट जब पढ़ोगे तो एक बार पुराना वाला क्लास भी एक बार देख लेना, तभी समझ में आएगा ये। नेट का हो गया। इसके बाद हमें एक अलग से नेटवर्क बीनेट क्रिएट करना पड़ेगा जिसके साथ पेयरिंग करेंगे, बट मेक श्योर कि उस बीनेट का जो आईपी वगैरह हो वो एक अलग सेपरेट लिंक नहीं होना चाहिए। और रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, नहीं है। चलो अभी क्रिएट कर लेते हैं नेटवर्क क्रिएट। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप, तो ईस्ट यूएस लेंगे हम लोग। ईस्ट नेट लिख देते हैं यहाँ पे, वर्चुअल नेटवर्क। नेक्स्ट, कुछ भी इनेबल नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आईपी चेंज कर देंगे, बस नेटवर्क सेम नहीं होना चाहिए। तो 172.30.0.0/16। पिछला वाला जो आईपी बना हुआ है दूसरा वाला, वो 10 रेंज का है, क्लास 10 है, मतलब क्लास ए रेंज में है। ये क्लास बी रेंज में बनाया है मैंने। 172.30.0.0/16 आईपी वगैरह मिल जाएगी। नेक्स्ट करते हैं और क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही नेटवर्क बनेगा इस नेटवर्क में वीएम क्रिएट करेंगे, आईपी नहीं देंगे। ठीक है, तो आईपी मतलब पब्लिक आईपी नहीं देंगे, प्राइवेट आईपी देंगे। ओके, वर्चुअल मशीन क्रिएट, वर्चुअल मशीन सब्सक्रिप्शन ईस्ट यूएस आरजी, वर्चुअल मशीन नेम ईस्ट वीएम दे देते हैं।
रीजन ईस्ट यूएस होगा, अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी जोन होगा, जोन ऑप्शन सेलेक्ट, जोन अवेलेबिलिटी जोन ये है। साइज यहाँ पे नहीं है, साइज चेंज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड लेते हैं तो भी साइज नहीं है। STS, यहाँ से ले लेते हैं कोई भी छोटी सी। चलो, मिल गया एक साइज। पासवर्ड admin@, ये तो यूजर नेम हो गया। अच्छा, admin@ 1 2 3 4 5 5 5। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेटवर्किंग देनी पड़ेगी। तो हम लेंगे अपना वीनेट। अपना वीनेट क्यों नहीं आ रहा है? एक सेकेंड होगा, अपना नेटवर्क रेडी है कि नहीं। ईस्ट वीनेट रेडी है। तो इसका रिसोर्स ग्रुप क्या है? ईस्ट USRG तो होना चाहिए फिर। दोबारा चलते हैं VM पे। क्रिएट ईस्ट USRG, ईस्ट VM। अवेलेबिलिटी जोन कुछ नहीं लेते हैं हम लोग, इसको नो कर देते हैं। ट्रस्टेड स्टैंडर्ड कर लेते हैं, सिक्योर टाइप। ये हमें VM मिल रही है 2 CPU वाली। वो रखते हैं यूजर नेम एजेड, admin@ 1 2 3 4 5 5 5। 1 2 3 4 5 5 5। ठीक है। नेक्स्ट, व्यू रिकमेंडेशन, अडॉप्ट। नेक्स्ट, नेटवर्किंग पे चलते हैं। हमें लेना है अपना नेटवर्क। नहीं आ रहा है अभी भी यार। चलो मैं यही दे देता हूँ, दूसरा भी बन रहा है, कुछ से कोई दिक्कत नहीं है। इसको नन, बस पब्लिक IP नन कर देता हूँ मैं। मैं ये पेयरिंग इस नेटवर्क से कर दूंगा, जो मेरा बनाया है वो भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, ड्यू टू मे बी नेटवर्क कनेक्टिविटी। लेकिन ठीक है, यहाँ पे लिख के वेस्ट यूएस, ईस्ट USRG क्रिएट कर लेते हैं। फिर कर देंगे पेयरिंग। क्रिएट पे क्लिक कर दिया, वेट करते था।
पीएम बन चुका है, और उस पीएम पे पब्लिक आईपी नहीं होनी चाहिए। यार ये वेस्ट यूएस पे बन गया, कोई बात, वो भी दूसरा रीजन है, ठीक है, पब्लिक आईपी नहीं है। अब 2 VNet पे आपस में पेयरिंग करके देखते हैं कि वीएम कनेक्ट कर पा रहा हो कि नहीं। तो चलते हैं वर्चुअल नेटवर्क पे, यहाँ पे 3 VNet होने चाहिए, है वीनेट वेस्ट यूएस सेंट्रल वीनेट, इससे इसे कनेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर जाओगे आप लोग, यहाँ पे आएगा पेयरिंग का ऑप्शन, ये देखो यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद ऐड पे क्लिक करना, वेस्ट सेंट्रल पेयरिंग, ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हो आप लोग। वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट करो जिसको पेयर करना है। तो किससे कर रहे हो, सेंट्रल वीनेट से किसे करना है, वेस्ट वाले को, मैंने कर दिया। सब अलाउ कर दो, जो जो है यहाँ पे ऑप्शन। वैसे ये दोनों अलाउ मत करना, गेट वेट आउट सर्वर ये सब, दो ऊपर के अलाउ कर दो बस। लोकल सेंट्रल वेस्ट पेयरिंग, देखो अब यहाँ पे जो परमिशन लिखा है वो भी समझो। यहाँ पे लिखा है कि अलाउ वीनेट वेस्ट यूएस टू एक्सेस सेंट्रल वीनेट। या आप रिमोट वाले को अलाउ कर रहे हो, मतलब वेस्ट यूएस वालों को अलाउ कर रहे हो कि वो सेंट्रल वीनेट की चीजों को एक्सेस कर सके। ठीक है, यहाँ पे वो लिखा है। सेकंड, अलाउ वेस्ट वीनेट वेस्ट यूएस टू रिसीव फॉरवर्ड ट्रैफिक फ्रॉम सेंट्रल, मतलब अगर कोई सेंट्रल वीनेट से, कई बार क्या होता है ना, हम लोग फेल ओवर पॉलिसी लगाते हैं कि अगर मेरा सेंट्रल इंडिया कभी फेल हो गया, तो मेरा जो भी ट्रैफिक सेंट्रल इंडिया में आ रहा है वो राउट कर देना दूसरे रीजन में। जैसे आप लोग चलाते हो नेटफ्लिक्स वगैरह, अगर नेटफ्लिक्स वगैरह आपने, जो जहाँ पे वो होस्ट है इंडिया लोकेशन पे, अगर वहां पे कभी रिस्पांस नहीं मिला, तो वो डायरेक्टली इंटरनली सिंगापुर में ट्रैफिक भेज देते हैं, जहाँ पे आप कभी बैकएंड में लोडिंग टाइम हो सकता है 4-5 सेकंड बढ़ जाता हो, आपको पता नहीं चलता, वो पीछे हो रहा होता है। तो वो इस तरीके से हो रहा होता है। तो वही सब यहाँ पे परमिशन पूछ रहे हैं कि वेस्ट यूएस को, वीनेट अलाउ, वेस्ट वीनेट को अलाउ कर दो कि सेंट्रल यूएस से जो भी ट्रैफिक फॉरवर्ड हो वो रिसीव कर ले। तो ये सब चीजें आप इनेबल कर सकते हो, कंपनी में पूछ लेना, आपका क्लाइंट से कंफर्म कर लेना, एंड बेस्ड अपॉन देयर कंफर्मेशन यू कैन इनेबल दिस पॉलिसीज। मैं अभी क्या इनेबल कर रहा हूँ कि दोनों वीएम, दोनों लोकेशंस की वर्चुअल मशीन्स आपस में कम्युनिकेट हो सके, तो मैंने अलाउ कर दिया फर्स्ट ऑप्शन को, ऐड कर दिया, और भी पियरिंग बन रहा है। देखो, फुली सिंक्रोनाइज्ड। अब करते हैं कनेक्ट। तो मैं पहले कनेक्ट करूंगा सेंट्रल वीएम को, फिर यहाँ से कॉपी करता हूँ इसकी आईपी, कमांड प्रॉम्प्ट SSH एजोर यूजर @ एंटर। पासवर्ड करेक्ट नहीं है। एक मिनट रुको। यूजर नेम है एजेड, सॉरी, मैंने एजोर यूजर लिखा था। वन सेकंड।
इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे ट्राई करते हैं। कनेक्ट हो गया। ये जो वीएम है ये दूसरे नेटवर्क पे है। अब यहाँ से बैठ के मैं दूसरे नेटवर्क की वीएम को एक्सेस करता हूँ। देखो, ये है वेस्ट यूएस की वीएम, ये ईस्ट वीएम जिसका नाम है बट वेस्ट यूएस की है। उस पे पेयरिंग हमने कर दिया है, इसकी प्राइवेट आईपी कॉपी करेंगे, पब्लिक नहीं। तो पेयरिंग करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और एक्सेस करना चाहूँ SSH एजेंट एट द रेट, पहले पिंग कर लो। अगर आप पिंग करते हो और आईपी को पेस्ट करते हो, एंटर मारते हो, देखो पिंग पोंग हो रहा है। ये ये पिंग पोंग हो रहा है, ठीक है। मतलब दोनों भी हम आपस में कनेक्ट कर रही है। एक्सेस करके देख लो। तो मैंने यहाँ पे डाला SSH एजेंट एट द रेट यूजर नेम उसका, और आईपी एंटर मारा। पूछेगा पासवर्ड, देखो यस बोल रहा है, मैं कर दिया यस। एडमिन एट द रेट 1234555। अब एंटर मारता हूँ। देखो, मैंने ईस्ट वीएम कनेक्ट कर लिया सेंट्रल वीएम से बैठ के। बाय डिफॉल्ट ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप पेयरिंग करते हो तो पॉसिबल है। तो इसीलिए हम लोग इंडस्ट्री में पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग का मतलब होता है दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उसके बाद दो नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट होते हैं, और मल्टीपल रीजन से उन्हें बनाए जाते हैं। कई बार एक ही कंपनी के मल्टीपल ऑफिसेस हैं जो मल्टीपल रीजन्स में हैं, उनको आपस में कनेक्ट रखने के लिए, और भी कई सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो ये है यहाँ पे कंसेप्ट इनके पीछे। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेंट्रल, ठीक है। तो वीनेट वगैरह तो हमने, एक बार चलते हैं तो वीनेट में कुछ बचा हो तो वीनेट में मैंने आप लोग को बैशन होस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था वो एक्सप्लेन कर दिया, और पेयरिंग के बारे में बता दिया। अभी मैं आप लोग को एक और चीज के बारे में बताता हूँ वीनेट को लेके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है डीडोस प्रोटेक्शन। डीडोस प्रोटेक्शन सबसे महंगी सर्विस है एजोर की, सबसे महंगी सर्विस यही है, ठीक है। अब डीडोस प्रोटेक्शन क्या है, वो भी आप लोग समझो। देखो, ये आपका क्लाउड है, ये आपका नेटवर्क है, और इस नेटवर्क में आपकी सारी चीजें बनी हुई हैं, सारा रिसोर्स, वीएम, डेटाबेस, जो भी चीजें होती हैं सब आपने इसके अंदर बना के रखा है। अब ये इंटरनेट वाली दुनिया है बाहर ये, और यहाँ से लोग आपके नेटवर्क के अंदर आके जो भी आपकी सर्विस चल रही होती है, एप्लीकेशन है या वेबसाइट है या सॉफ्टवेयर है, उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, ऐसे एक्सेस कर रहे होते हैं वो लोग। पहले नेट कहाँ पे आते हैं, नेटवर्क में, फिर यहाँ पे आ रहे होते हैं। अब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इंटरनेट से आ रही है, और जब इंटरनेट से आ रही है कोई रिक्वेस्ट, तो आप तो सबके लिए ओपन किए हो। अब जैसे व्हाट्सअप है, वो सबके लिए ओपन है। कोई वेबसाइट है रेड बस वगैरह या IRCTC वगैरह है, कोई मेक माई ट्रिप वगैरह, वो सबके लिए अवेलेबल है, तो उनकी उस साइट पे सब जाते होंगे। बट आपको नहीं पता कि जो रिक्वेस्ट बाहर से आ रही है उसमें से कुछ रिक्वेस्ट मिसलीनियस है, या फिर अनवांटेड रिक्वेस्ट है, कोई हैकर की रिक्वेस्ट है, आपको नहीं पता। अगर वो रिक्वेस्ट अंदर आई और आपके नेटवर्क से होते हुए अंदर चली गई, तो आपके सिस्टम को हार्म करती है, और हो सकता है कि सिस्टम को हैक कर ले, कुछ भी कर ले, ठीक है। लेकिन अगर वन बाय वन रिक्वेस्ट आएगी, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना, मल्टीपल सेटअप्स इंप्लीमेंट करते हैं नेटवर्क के ऊपर, जो वन बाय वन रिक्वेस्ट को पहले देखती है कि ये ऑथराइज है कि नहीं। अगर ऑथराइज होगा तो अंदर जाने देती है, ठीक है। उसके लिए हम लोग आगे बात करूंगा, वेब इंप्लीमेंट करते हैं, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, और
हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, कई सारी चीजें। लेकिन इसी नेटवर्क पे अगर एक टाइम पे, जैसे मान लो अभी 10:06 हो रहे हैं और 20 सेकंड हो रहा है, अब 10:06 बीस सेकंड में इस नेटवर्क पे एक साथ 25 से 30 रिक्वेस्ट आ जाए, ठीक है, और उस 25 से 30 रिक्वेस्ट में 5 रिक्वेस्ट मिसलीनियस है, लेकिन वो उन जो 25 अदर रिक्वेस्ट आ रही है उनके साथ मिलके आ रही है, तो आपको आप समझ नहीं पाओगे भाई कौन सी रिक्वेस्ट है। आपको लगेगा सब ऑथराइज है, नेटवर्क को लगता है सब ऑथराइज नेटवर्क है, और उसके साथ मिलके वो अंदर चली जाती हैं और फिर सिस्टम को हार्म कर देती हैं। उसको बोलते हैं डीडॉस अटैक। अगर एक टाइम पे, एक ही समय पे सिस्टम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट आए, तो वो एक तरह से अटैक होता है, और उस अटैक को बोलते हैं डीडॉस अटैक। ठीक है। उस डीडॉस अटैक से प्रिवेंट करने के लिए नेटवर्क को हम लोग इनेबल करते हैं डीडॉस प्रोटेक्शन। वो क्या होता है, वो आपके नेटवर्क के बाहर यहाँ पे लग जाता है डीडॉस प्रोटेक्शन, और जो भी रिक्वेस्ट आ रही होती है, जो भी अटैक्स आ रहे होते हैं ऐसे, उन सबको यहाँ पे वो मैनेज करके सिर्फ ऑथराइज रिक्वेस्ट को, वैलिड रिक्वेस्ट को अंदर जाने देता है, बाकियों को जाने नहीं देता। वो यहीं पे रोक लेता है बाहर ही। ठीक है। ये है डीडॉस प्रोटेक्शन का मतलब। आपको मैं दिखाता हूँ उसकी इमेज, तो आप लोग समझ पाओगे डीडॉस अटैक। ये देखिए, ये आपका हैकर है, अटैकर जिसको बोल रहे हैं, ये आपका हैकर है, ये बॉट है। ठीक है। उसने, अब ये बॉट मतलब यहाँ से रिक्वेस्ट आपके सर्वर्स पे जा रही है, और डीएनएस से जा रही है, डीएनएस से होते हुए सर्वर पे जा रही है। ठीक है। ये टारगेट व्यक्ति आपका सर्वर है। अब इस हैकर ने यहाँ से जो मल्टीपल रिक्वेस्ट जा रही थी, इस रिक्वेस्ट के साथ ही अपना कुछ वायरस या कुछ भी डाल के आपके सर्वर की तरफ भेज दिया। अब अगर आपने यहाँ पे नॉर्मल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करी है, तो उस सिक्योरिटी के लिए तो ये रिक्वेस्ट नॉर्मल है, तो वो रिक्वेस्ट को जाने देगा अंदर। लेकिन उस रिक्वेस्ट के अंदर ही मिसलीनियस चीजें रखी हुई हैं, और फिर उसके थ्रू सिस्टम में चीजें जाती हैं और वो आपके सिस्टम को हार्म करती हैं। ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं डीडोस डीडोस प्रोटेक्शन, जो इस तरह की रिक्वेस्ट को एनालाइज करता है, स्कैन करता है, और आपके सिस्टम को हार्म होने से बचाता है। ठीक है। ये है डीडोस अटैक और उसका प्रिवेंशन का मतलब। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, ये अटैकर है, बॉट के थ्रू ये रिक्वेस्ट भेजा, यहाँ से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करके विक्टिम की तरफ गई, विक्टिम मतलब आपका सर्वर। ऐसे बहुत से एग्जांपल है, ये देखो। तो इसलिए हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं डीडोस प्रोटेक्शन। कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कुछ नहीं करना होता, अपने वीनेट पे जाना, यहाँ पे क्लिक करना और इनेबल कर देना। सबसे महंगी सर्विस है ये, 3.5 लाख रुपए इसके महीने में बिल आते हैं। तो सब लोग इनेबल नहीं करते। जिनकी बहुत सिक्योर साइट है, या कोई बैंकिंग सेक्टर क्लाइंट है, अगर वो लोग हैं तो वो जरूर इंप्लीमेंट करेंगे, बाकी हर कोई इसे इंप्लीमेंट नहीं करता। ठीक है। ये चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखना। ये बात थी डीडोस के बारे में। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लॉक्स का ऑप्शन है, उससे क्या कर सकते हो, जो भी सर्विस है, आपके पास जो भी सर्विसेज एजोर में है, उन सब सर्विस को आप लॉक कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको हर सर्विस में मिलेगा, वीएम पे भी मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे लॉक लगा दो। यहाँ पे लिख दिया मैंने डिलीट लॉक। ठीक है। और ओके कर दिया। अब क्या होगा, आपने इसमें लॉक लगा दिया है नेटवर्क पे। मतलब अगर कोई काम करते करते मान लो किसी से गलती से क्या हुआ कि उसने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करके, और फिर ये देखो, ओवरव्यू पे गया, ये मेन ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दिया, तो क्या लिखा है, देर इज अ लॉक। तो डिलीट नहीं होगा, आपको बताया कि लॉक है इसलिए डिलीट नहीं कर सकते आप। तो आपको लॉक रिमूव करना पड़ेगा। तो ये भी एक सिक्योरिटी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी इंटरनल सिक्योरिटी है कि आप लॉक को इनेबल कर दो, ताकि कोई भी कभी भी लॉ डिलीट वगैरह ना कर सके। ठीक है। ये ऑप्शंस भी आप लोग कर सकते हो, और जब आपको डिलीट करना ही हो, तो पहले आके यहाँ से लॉक को रिमूव करो, यहाँ से, फिर जाके ऊपर ओवरव्यू पे जाके डिलीट कर दो। ये है अलर्ट्स। आप अलर्ट्स इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने आपके नेटवर्क पे, क्रिएट अलर्ट रूल पे लगा के, कभी भी कोई नया नेटवर्क बने तो मेरे पास मेल आ जाए। हाँ, सब पे है, सब पे। जितने भी रिसोर्स यहाँ पे हैं, जितने भी सर्विस यहाँ पे हैं। हाँ,
जितनी भी एजोर की सर्विस है ना यहाँ पे हमारे पास, हाँ, ये सारी सर्विसेज पे लॉक का फीचर है। तो कोई भी डिलीट ना कर पाए, कोई कई बार काम करते करते गलती से कर देते हैं, तो वो सब ना हो पाए इसलिए। तो ये था मेन लॉक का फीचर। उसके मैंने बताया अलर्टिंग सिस्टम। अलर्टिंग सिस्टम का मतलब होता है कि आप अलर्ट्स वगैरह लगा सकते हो कि कभी भी कोई नया नेटवर्क वगैरह बने तो मेरे पास मेल आ जाए, तो यहाँ पे अलर्ट्स आके भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे क्रिएट पे क्लिक करोगे, अलर्ट रूल, सेलेक्ट सिग्नल, किसके थ्रू आपको अलर्ट चाहिए, ठीक है, सी ऑल कर देना, आपको और भी चीजें मिल जाएंगी। ये देखो, ये बोल रहा है कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन, मतलब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन मेरे नेटवर्क पे हो तो मेरे पास मेल आ जाए। देखो मैंने अप्लाई कर दिया, और ओवर द लास्ट 6 आवर्स का चार्ट देखना है, कब का चार्ट देखना है वो भी आप देख सकते हो। और नेक्स्ट पे जाके ये देखो, ईमेल कर देगा जसविंदर कौर पे, कुछ भी नई एक्टिविटी होगी आपके नेटवर्क पे तो ईमेल कर देगा। तो ये सब चीजें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, अलर्ट्स पे जाके, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स का ऑप्शन है, लॉग्स चेक कर सकते हो आपके नेटवर्क से यहाँ पे आके, ठीक है। ये सारी बेसिक चीजें हैं फिर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है नेटवर्क्स में, ठीक है। ये फायरवॉल का है तो इसका सेपरेट टॉपिक है, फायरवॉल का सिक्योरिटी हम लोग जब पढ़ेंगे तब, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने वीनेट भी कवर कर लिया है, वीएम भी देख लिया था, वीनेट भी देख लिया है। कल हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, वो होगा स्टोरेज। लेकिन इसका प्रैक्टिकल कर लेना, वीनेट पियरिंग का, पियरिंग से क्वेश्चन बहुत आते हैं इंटरव्यू में, आपसे पहले ही पूछते हैं वो।